अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। तोशा खाना अब इस कानून में तब्दीली नागुज़ीर है। तोशा खाना रेफरेंसेस हर सरबराही ममलिकत का पीछा करते रहते हैं। इट्स अबाउट टाइम के इस काम में कानूनी तब्दीली की जाए और ये जो तोशा खाना के तहफ़ हैं इनको खरीदने का इस सिलसिला बंद किया जाए औने पौने दामों। इसके बाद हम बात करेंगे, नवंबर आ चुका है, अहम फैसला होना है। आखिरी जो 10-15 दिन है इस दौरान मुलाकातों का सिलसिला भी तेज तरीन हो चुका है और इसहाक डार साहब इस वक्त एक इंतहाई अहम सेंट्रल किरदार पॉलिटिकली इख्तियार कर चुके हैं। आखिर में अरशद शरीफ केस के जो नए हकाइक सामने आए हैं उस पर भी गुफ्तगू होगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से। इस हफ्ते जो अहम डेवलपमेंट हुई, खरीदार सामने आया और उसके बाद क्या इस पे सियासी बयानिया बनाया गया। इमरान खान साहब वो पहले वजीर आजम नहीं जिन पे का तोशा खाना रेफरेंस पीछा इस वक्त कर रहा है। जरा इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। जो रियासती तोशा खाना है इसके कवानीन कब बने, ये क्या है और पूरी दुनिया में इस हवाले से क्या मैकेनिज्म इख्तियार किया जाता है। कयाम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में बरतानवी राज के तोशा खाना कवानीन राइज रहे और बाद 1974 में बाज़ाब्ता तौर पर तोशा खाना का कानून रियासत पाकिस्तान ने बनाया। अब जो ये कानून था वो कुछ यूं है कि पाकिस्तान के तोशा खाना कानून के मुताबिक 30,000 रुपए या इससे कम की मालियत का तोहफा हुक्मरान बगैर किसी अदायगी के अपने पास रख सकते हैं। अब ये क्यों है, इसकी क्या तुक है, ये मेरी समझ से बाहर है। इससे ज्यादा की मालियत का तोहफा पास रखने के लिए उसकी कीमत का 20% अदा करना होगा और कीमत का तयन कौन करता है जी? एफबीआर, एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है, स्टेट बैंक और कैबिनेट डिवीजन के एहलकार जो हैं वो ये काम किया करते हैं। दिसंबर 2018 में इसमें तब्दीली आई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तोशा खाना का तोहफा पास रखने के लिए जो अदायगी की शरह में इजाफा करके इसे 50% कर दिया था। अगर सरबराहान ममलिकत या वुजरा ये तहफ़ नहीं रखते तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि उन्हें तोशा खाना कवानीन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन और फौज के अफसरान को नीलामी के लिए पेश कर दिया जाता है। इस नीलामी से जो अशिया बच जाती हैं तो फिर उन्हें आम अवाम के लिए नीलामी में रख दिया जाता है। यानी अवाम का जो है वो दर्जा काफी बाद में आता है। किन हुक्मरानों को तोशा खाना से तहफ़ लेने के बायस मुकदमा का सामना करना पड़ा? माशाल्लाह ऑलमोस्ट हर सरबराह ममलिकत को करना पड़ा, लेकिन मार्च 2020 से जरा इसलिए आगाज करते कि ये थोड़ा रीसेंट मामला था। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशा खाना तहफ़ में खुर्द बुर्द के इल्जामात पर रेफरेंस दायर किए थे। अब नैब रेफरेंस के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 2008 में कवानीन में नरमी करके साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को तोशा खाना से गाड़ियां खरीदने की इजाजत दी थी। रेफरेंस के मुताबिक नवाज शरीफ 2008 में किसी हुकूमती ओहदे पर नहीं थे। उन्हें दरखास्त दिए बगैर महज 15% की अदायगी पर तोशा खाना से गाड़ियां दी गई थी। तो जी ये रेफरेंस था उस वक्त और उसके मुताबिक 3 गाड़ियां 15% की अदायगी पर आसिफ जरदारी साहब के नाम कर दी गई थी, जिन्हें वो जाती तौर पर इस्तेमाल करते रहे। नैब ने इसी रेफरेंस के साथ मार्च 2022 में एक और रेफरेंस भी दायर किया था जिसके मुताबिक इन गाड़ियों की अदायगी जाली अकाउंट से की गई थी, जिसके बाद ओमनी ग्रुप के मालिक थे उनको शामिल तफ्तीश उस वक्त कर लिया गया था। 9 सितंबर 2020 को एहतसाब अदालत यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ जरदारी पर फर्दे जुर्म आयद कर चुकी है। सो उनके जो केसेस हैं उनकी डेवलपमेंट यहां तक हो चुकी है। मियां नवाज शरीफ की अदम पेशी पर अदालत उन्हें 17 अगस्त 2020 को इश्तिहारी करार देने के बाद 2021 की 23 अप्रैल को उनकी जायदाद नीलाम करने का हुक्म भी जारी कर चुकी है। ये रेफरेंसेस अभी तक लटके हुए हैं, अदालतों में इनकी समाअत जारी है, लेकिन ताहाल ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। पाकिस्तान की तारीख में अब ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि ऑपोजिशन में आप हों तो रेफरेंसेस की फाइल्स के नीचे पहिए लग जाते हैं, हुकूमत में आप आ जाएं तो गो स्लो पॉलिसी होती है और इस पूरे मामले में भी हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। अब इमरान खान साहब चूंकि ऑपोजिशन में है, इज फॉलन आउट ऑफ फेवर्स, तो अब हालात उनके लिए मवाफिक नहीं है। तो अब उनका जो तोशा खाना रेफरेंस है, जरा उस हवाले से बात करते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली ने तोशा खाना कवानीन की खिलाफ वर्जी पे 5 अगस्त 2022 को इमरान खान साहब की नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा। इलेक्शन कमीशन ने 21 अक्टूबर को आर्टिकल 63P के तहत करप्ट प्रैक्टिस के जुर्म में उन्हें कौमी असेंबली की नशिस्त से नाअहल करार दिया। अब साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब,
साबिक वजीर आजम शौकत अजीज को भी तोशा खाना कवानीन में तब्दीलियों और गैर कानूनी अदायगियों के इल्जामात का सामना करना पड़ा है। अब ये किसने कितने तोहफे लिए, ये भी थोड़ा सा रिसर्च की मेरी टीम ने। हमने कहा जरा चेक तो करें कि तोशा खाना के तोहफों से इतनी रगबत और औने पौने दामों उनको खरीदने का ये शौक आखिर क्यों है। सोचिए और कौन कौन है जिसने इसमें से फायदा उठाया है। सोचिए अप्रैल 2022 तक वजीर आजम इमरान खान और उनकी एहलिया ने अगस्त 2018 से दिसंबर 2021 तक तोशा खाना से 58 से ज्यादा तोहफे लिए हैं और जो कीमत है इनकी वो सरकारी हुकाम ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए लगाई है और वजीर आजम ने उसके एवज 3 करोड़ 81 लाख रुपीस अदा किए थे। अच्छा, सदर आरिफ अलवी साहब और उनकी एहलिया को 92 तोहफ मिले जिनकी सरकारी कीमत 45 लाख 47 हजार लगाई गई। सदर ममलिकत ने भी 14 लाख 92 हजार रुपए देकर उसकी अदायगी कर दी। अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की एक रिपोर्ट भी हमें मिली। हमने कहा जरा ये भी देखें कि ये क्या कहती है। ये 2013 की रिपोर्ट है बाय द वे और इसमें नवाज शरीफ साहब के बारे में, अब अगेन ये हम नहीं कह रहे, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट है। इसकी ओनरशिप, इसकी क्रेडिबिलिटी जो है ये आप इसका खुद ही अंदाजा लगा ले। कहते हैं जी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को 2 अदवार में बैरून मुल्क से 127 तहफ मिले जिनमें से 75 तहफ 14 लाख रुपए की अदायगी से वो अपने साथ ले गए। आसिफ अली जरदारी साहब जो थे उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात और लिबिया से मिलने वाली महंगी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अलावा 6 करोड़ 20 लाख की मालियत के 27 से ज्यादा तहफ खरीदे और रिपोर्ट के मुताबिक, एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ जरदारी की खरीदारी 30 बरसों में की गई कुल खरीदारियों का 1/3 हिस्से के बराबर है। मुशर्रफ साहब जो हैं 520 तोहफों में से 515 तहफ अपने साथ ले गए थे। हीरे के सेट थे, जेवरात के बॉक्सेस थे, खंजर थे, पिस्तौल थे। शौकत अजीज साहब को 1126 मिले तोहफे और वो तमाम तहफ, मतलब कि 1126 के 1126 तहफ अपने साथ लंदन ले गए जिसमें हीरे के जेवरात, घड़ियां और कालीन शामिल थे। चौधरी शुजात हुसैन साहब 40 रोजा वजारत उज़्मा का दौर था जी उनका और ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट कहती है कि उन्हें 9 तहफ मिले और वो भी अपने तमाम की तमाम तहफ साथ लेकर चले गए। बेनजीर भुट्टो साहिबा के पास चलते हैं जी। उनके बारे में ट्रांसपेरेंसी कहती है कि 630 तहफ मिले जिनमें से वो 174 थे वो अपने साथ लेकर गई और उन्होंने जो अदायगी की ये रकम आप देख सकते हैं 2,72,000 थी। जो ये बेनजीर भुट्टो साहिबा के हवाले से बात हुई थी। सो जो मुख्तलिफ वज़राए आजम हैं, ज़ियाउल हक साहब की बात करते हैं जी। वो कहते हैं ज़ियाउल हक साहब को जो 210 तहफ मिले थे इसमें से वो 122 तहफ अपने साथ ले गए थे। तो जो कुल मिलाकर इसमें गुफ्तगू है वो है कि 3 दहाइयों में तोशा खाना से लिए गए तहफ के लिए 1 अरब 7 करोड़ की अदायगी की गई जिनमें से 1 अरब 50 करोड़ की अदायगियां सिर्फ नवाज शरीफ, जरदारी, परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज और फारूक लगारी की जानिब से की गई। सो जो तोशा खाना है क्या इसके कानून में अब तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है क्योंकि हर सरबराही ममलिकत अपने सियासी करियर में इसकी रेफरेंस की जद में आ जाता है। अब उस रेफरेंस में कितना वजन है, कितना परसेप्शन है, ये एक अलहदा डिबेट है। लेकिन ये तोशा खाना का कानून, इसको तब्दील करने के बारे में सोचा क्यों नहीं जाता। खास तौर पे जब साबिक हुकूमत ने नवंबर 2020 में तोशा खाना के 150 से ज्यादा तहफ सरकारी और फौजी अफसरान को नीलामी के लिए पेश किए थे तो बाद इस इकदाम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज भी किया गया था और 25 मई 2021 को लाहौर हाईकोर्ट ने इसका फैसला जारी करते हुए इस नीलामी को गैर कानूनी भी करार दिया था और अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि तोहफे शख्सियात को नहीं बल्कि रियासत की जानिब से रियासत को दिए जाते हैं। अगर ये शख्सियात ओहदों पर ना हो तो क्या वो ये तोहफे ले सकती हैं। अवाम को नीलामी की बोली में शामिल न करना उन्हें धत्कारने के मुतरादिफ है। हुकूमत इस पे बाज़ाब्ता कानून साजी करेगी। सो तोशा खाना का जो हमने आपको पहले ओपनिंग भी दिखाई जी कि हर सरबराह ममलिकत के उसको लेकर कंट्रोवर्सी रही है। इस कानून को तब्दील करने के बारे में बात क्यों नहीं की जाती है और इवेंचुअली इसको आप ऐसे मॉडिफाई करते हैं कि भाई अगर आपने अव्वल तो खरीदे ना, जिसको म्यूजियम में शोकेस करते हैं। बहुत सारे ममालिक के अंदर ऐसा भी होता है, कुछ मगरबी ममालिक हैं उसमें होता है कि 100% कीमत अदा करके खरीदा जाता है। ये औने पौने दामों खरीदने के बाद जो फिर उसकी इवैल्यूएशन के बारे में सवालात, उसके लीगल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में सवालात होते हैं। इस पर बात करेंगे। शिबली फराज साहब साबिक वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा साहब साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो शिबली साहब, जो ये खान साहब ने घड़ी बेची, कानूनी तौर पे तो आप कहते हैं कि आपके पास पेपर वर्क भी है, आपके पास रसीदें भी हैं, डिक्लेयर्ड भी है, सब कुछ है।
तोहफा आपने बेच दिया, चले कानूनी तौर पे गलत ना सही, लेकिन अब ये तोशा खाना हर थोड़े अरसे बाद हर वजीर आजम को या हर सरबराह ममलिकत को आकर हॉन्ट करता है। इसके कानून में तब्दीली एक बार बैठ के तमाम लोग कर क्यों नहीं देते? क्या शौक है ये तोहफे लेने का, इनको कम कीमतों पे बेच के फिर वो पैसे जमा कराने का और एवं ही अपने बाद में स्कैंडल्स बनवाने का? देखिए मारिया, बात यह है कि मैं तो ये कहूंगा कि इसको ये जो इस वक्त इस इशू को दोबारा उठाया गया है वो बदनीयती पे मबनी है, क्योंकि जो बैकग्राउंड में जो असल मसाइल थे उस पे एक किस्म की स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने के लिए एक चीज को उठाया गया है। इस पे जो साबिक वजीर आजम थे उन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का केस भी चलाया गया, सब चीजें उन्होंने दे दी। अब बात जो कानूनी होती है उसको अगर वो कर लिया है तो अब बात हो रही है कि जी मॉरली या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखें, माजी में जो जो चीजें हुई हैं, ये जो सारा मकसद है हमारी तहरीक का वो यही है कि जो गलत काम इस मुल्क में होते रहे हैं उनको किस तरह से, जब तक कि अवाम को नहीं पता चलेगा उस पर डिस्कशंस नहीं होंगी, लेकिन डिस्कशंस बदनीयत मबनी नहीं होनी चाहिए कि आप वो इशूज जो कि इस वक्त इमरान खान की जो FIR है वो दर्ज ना होना, आजम स्वाति के साथ जो ज्यादती हुई है उसका अजाला ना होना, अरशद शरीफ के साथ जो हुआ उसका, ये सारी चीजें इकट्ठी हुई हैं। ठीक है, तो आम पब्लिक यही समझती है कि इस तोशाखाने के इशू को इसलिए इस वक्त पे उठाया गया है और कलेक्टिवली और कुछ मीडिया हाउसेज उसको बड़े प्रोमिनेंस के साथ, बड़े उसके साथ वो कर रहे हैं। टाइमिंग के बारे में मैं आपका आर्ग्यूमेंट बाय कर लेती हूँ। ये हो सकता है कि भाई टाइमिंग डाइवर्ट किया जा रहा हो अहम मसाइल के ऊपर से, और ये नवंबर का महीना वैसे भी इतना अहम है, इसमें एक अहम कुछ तब्दीलियां होनी है। चले ये भी मान लिया कि उधर से भी डाइवर्जन की जा रही है। प्रिंसिपली मुझे बताएं। मेरे नजदीक तो ये बेहतर यही होगा जिसमें कि आपने कहा कि उसका कोई म्यूजियम हो, उसमें हो या 100%, लेकिन असल में प्रॉब्लम कहां पे आता है कि जी ये है कि जी इवैल्यूएशन की जी कम करा दिया। आप देखें खान साहब ने जो भी किया वो 100% लीगल किया है, और मैं चाहूंगा कि अगर मीडिया ये चाहता है कि इसमें इंसाफ के पूरे तकाजे पूरे हों तो बताएं, खोसा साहब बताएं कि जो गाड़ियां ली गई, जो और चीजें की गई, ये तो नहीं हो सकते कि मुबर्रा, और ये कहना भी काफी नहीं है कि जी हम तो बुरे हैं। ये भी दिलचस्प बात है कि जब हुकूमत में होते हैं तो वो रेफरेंसेस को ब्रेक लग जाती है, जब ऑपोजिशन में होती हैं जमातें तो फिर वो फिफ्थ गियर के ऊपर रेफरेंसेस को तेजी से चलाया जाता है। हमने शुरू में भी दिखाया कि किस तरीके से गिलानी साहब के हवाले से, जरदारी साहब, नवाज शरीफ, उनके ऊपर भी रेफरेंसेस बने। उनकी आखिरी हियरिंग हमने पता कराया जी कब हुई है, 22 जून 2022 को हुई है। उसके बाद से अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई। अब पिछले 4-5 महीनों से समाअत नहीं हो रही। अब खान साहब का रेफरेंस आ गया है। एक ही मर्तबा कानून साजी करके ये तोशा खाना वाले जो मामले को कोई सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर लेती सियासी जमातें? क्या शौक है सबको तोशा खाना से गिफ्ट खरीदने का और बाद में फिर इस तरीके से रेफरेंसेस भुगतने का? देखिए मारिया, सबसे मेरे ख्याल में इसका मस्बत पहलू ये है कि आपने कि आगही इतनी आवाम को दे दी कि ये एक गलत चीज जो थी, गलत रवायत जो चली आ रही थी, रियासत की मिल्कियत जो है वो हुक्मरान औने पौने असेसमेंट्स करवा के ले जाते थे। तो मेरे ख्याल में ये रियासत ही की मिल्कियत तस्वर करके उसका कोई मैकेनिज्म हो कि उसको ऑक्शन करना चाहिए या फरोख्त करना चाहिए। मैं कहता हूं फरोख्त भी ऐसे अंदाज से किया जाए कि वो उनकी दिल आजारी ना हो देने वालों की। जिस तरह अब घड़ी अगर बिक रही है तो वो जाहिर है कि उसका मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होगी तो सऊदी अरब के उसके डिप्लोमेटिक और उसके जरा कोई वैसे भी एक तोहफा बेचना अच्छा नहीं लगता। मेरी प्रिंसिपल पोजीशन सर इस पे ये भी हो सकता है कि हम जो वजीर आजम हाउस में हो या जो सदर के उस वक्त ओहदे पे हो वो तोहफे वो इस्तेमाल करें और वापस जाते हुए रख जाएं। अगर नहीं भी बेचने या उसकी जो भी 100% कीमत नहीं लेनी कि जी बुरा ना लग जाए कहीं। अव्वल तो ये भी हो सकता है बिकॉज अभी तक जो हम देख रहे हैं पैटर्न इंतहाई शर्मनाक है। ये पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में तो ये 100% की जो बात है ना, 100% भी फिर असेसमेंट आपने इवैल्यूएशन आपके एक प्राइस कंट्रोल कमेटी है उसने करना है, फिर उस पर जो है बातें उठेंगी, फिर उस पर जो है चेमे गोइयां होंगी और उस पर जो है
मैं समझता हूं कि आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक आप इस्तेमाल रहते हो उस ऑफिस में, आप इस्तेमाल कीजिएगा और उसके बाद आप रियासत के सपुर्द कर जाएं और उस पर जो है पार्लियामेंट में बैठकर कोई जो है कानून साजी कर लें कि उसकी डिस्पोजल किस तरह करनी है या उसको किस तरह से प्रिजर्व करना है, एज अ सोवेनियर प्रोटेक्ट करना है रियासत की एक अलमदारी के लिए कि ये रियासत को जो है यानी बैरूनी मुल्क के किसी सरबराह ने या बैरूनी रियासत ने पाकिस्तान की रियासत को ये तोहफा दिया है, अगर आपने उसको डेकोरेशन के लिए लेकिन इसके लिए तो खोसा साहब पॉलिटिकल विल भी चाहिए ना। पीटीआई ने एक काम अच्छा किया सर, आपने 50% जरूर बढ़ा दी कि इसको 50, लेकिन फिर भी उसमें भी इवैल्यूएशन के मसाइल हैं, वो टेक्निकली जवाब आप लोगों ने अदालतों में जाके देने हैं, लेकिन मैनिपुलेशन का वहां पे 100% गुंजाइश है, हम सबको पता है। देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये कि देखें, आप शख्सियत को देखें। पहली बात तो ये कि लेजिस्लेशन करने से इनको कोई नहीं रोक रहा, किसकी देर कर रहे हैं, ये सिर्फ टीवी पे बातें करेंगे और यही फिर जाके जब अपने लीडर के सामने बैठेंगे तो कहेंगे नहीं जी ये तो तुहानू मिला है और आपको मिला है। और ये आपकी इन बात पर तो वो एक्चुअली अपनी पार्टी से एक मिसाल दे रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, देखिए मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ हमारे लीडर का क्या प्रॉब्लम है। इमरान खान वो लीडर है जो कि एक बैट में साइन करे तो वो करोड़ों का बिकता है, वो शर्ट। एक सेकंड है जी, नहीं कोई नहीं है इसमें। देखिए बात ये होती है, देखिए मुझे इस प्रोग्राम को या इस इशू को, इस सब्जेक्ट को, देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम पिक एंड चूज, चेरी पिकिंग करते हैं। अगर एक काम तीन काम हुए हैं जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स ठीक नहीं हुए हैं, आप दिखाएं ना वो हारों का क्या हुआ, आप बताएं वो कितना शर्मनाक काम था जिसमें कि हमारे मुल्क को क्या तस्दीक उठानी पड़ी। गिलानी साहब का बताएंगे, खोसला साहब बताएंगे इनकी पार्टी की लीडरशिप में क्या क्या हुआ है। अब इस वक्त जो है तो सारे बड़े वो ऑल्ट्रुइस्टिक बन गए हैं और सब ये कहते हैं लेजिस्लेशन करें, आप क्यों इंतजार करते हैं किसी और को, किसने आप, और आपने कोई अच्छा काम तो किया नहीं है। ये है कानून साजी, आप इसको तो कर सकते हैं आते साथ ही, आप इसकी भी करें, अगले हफ्ते में करें, किसने रोका है आपको, इसके लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ये बात तो ठीक है वैसे, ये क्योंकि अभी मैंने आपसे आगे जाके वो जो एक्ट में तरमीम वाला सवाल भी पूछना है, वो ऑब्वियसली बड़ी तरजीही बुनियाद पे वो काम भी होना है, लेकिन ये खत्म करें सर इसका सारा मामला एक ही दफा, तोशाखाना करे लेजिस्लेशन। आपके पास इस वक्त अददी बरती भी मौजूद है, कर लेंगे आपके पास आराम से। देखिए बात यह है कि बिल्कुल लेजिस्लेशन होनी चाहिए। आ जाए बैठे पीटीआई, हमने कोई लेजिस्लेशन की, इन्होंने फिर कहना है कि जी हमसे तो मावरा करके रात के अंधेरे में तारीकी में की है क्योंकि इजलास तो शाम ही को होते हैं, तो ये फिर उस पर मोहतरज होंगे। आए मिलकर बैठे इन तमाम मसाइल का हल करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिबली फराज साहब के बहुत ज्यादा पाकिस्तान के गंभीर मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं हमारे। जो मैंने पिछले 15 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रही हूँ ना सर, 4 दिन से तो मैं तोशाखाना पे देख रही हूँ, 4 से 5 मुजरा पर डे एवरेज है सर। इस वक्त लग रहा है कि मुल्क में एक ही मसला है, वो इमरान खान की घड़ी है। जरूर मैं ये नहीं कहती कि जवाब नहीं देने चाहिए, जरूर जवाब देने चाहिए सियासी जमातों को, लेकिन प्रायोरिटी सर इकोनॉमी और ये जो अभी सारे अगले डिफॉल्ट की बात होनी सर, सागदार साहब वो नजर नहीं आते जो पहले आ जाया करते थे, तो ये थोड़े बैलेंस आपके भी उसमें लग रहा है कैंप में सर। हाँ मारिया, मुझे ये बताएं कि आर्मी चीफ की तैनाती दुनिया में कहीं किसी को पता है कि इंडिया में कौन चीफ है और अमेरिका में कौन चीफ है और चाइना में कौन चीफ और दूसरे मुल्कों में कौन चीफ है? यहाँ सारी दुनिया को पता है कि यहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नया बनने जा रहा है और उसके लिए मोहतरम इमरान खान साहब खुद देखिएगा कंटेनर पे खड़े होकर बार बार कौन सा जो है ये राग उलाप रहे हैं। क्या ये कंट्रोवर्शियल है इशू? अरे भाई आराम से होना भी नहीं चाहिए। देखिए ये अस्करी क़यादत का जो है और जो आप कानून साजी की बात कर रहे हैं, कोई कानून साजी नहीं होने जा रही है, ये ऐसे ही एक बाहर का। चले सर मैं यहाँ पे एक ब्रेक पे जाती हूँ क्योंकि मैंने ब्रेक से वापस आके आपसे इसी से मुतालिक सवाल पूछना था, और ये बात में पीटीआई भी बड़ी खुश है, वो कह रहे हैं कि जो भी आप करेंगे उस फैसले पे उनको मुकम्मल हमायत करेंगे आपके, तो ये तो अच्छी बात है। अभी आपने फैसला किया या नहीं किया, पीटीआई ने उस सदर साहब के जो भी इकदाम की हिमायत करने का फैसला कर लिया। ब्रेक की वजह से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। अगर आप खबरें फॉलो कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि गुज़श्ता 48 घंटों में भरपूर तरीके से जो मुलाकातें हैं वो हो रही हैं, और जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब, चूंकि कोविड उनको हो गया है, अल्लाह उन्हें सेहत दे, इसहाक डार साहब इस वक्त ये मुलाकातों को लीड कर रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि डिफैक्टो पीएम इस वक्त मुल्क में इसहाक डार साहब हैं तो ये गलत ना होगा। अब ये बाय चॉइस इसहाक डार साहब को इन जो क्रिटिकल 2 हफ्तों के अंदर ये अहम जिम्मेदारी दी गई है, ये क्या पीएमएलएन की जो पॉलिसी है क्या उसकी तरफ इंडिकेट भी करता है कि अगर इसहाक डार साहब ये सारे मामला तय करेंगे तो ये मामला किस तरफ जा सकता है? लेकिन गुज़श्ता दिनों मीडिया के अंदर जो रिपोर्टर्स हैं जो इस इशू को फॉलो करते हैं, उन्होंने ये बात की, खासतौर पे डॉन से ताल्लुक रखने वाले रिपोर्टर रियाज साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स के हवाले से सोच विचार है और मोस्ट प्रॉब्ली ये होने जा रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने इनको एड्रेस किया र्यूमर्स को, और उन्होंने कहा कि यह हाइप है कि अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं, हुकूमत ऐसा कुछ नहीं सोच रही। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो डिमांड किया था रिव्यू, जो रेलेवेंट क्लॉजेस थे, उनकी जो जजमेंट थी 2019 की खोसा साहब की, उसकी को कंप्लाई किया जाएगा, जो भी उसकी लवाजमात या उसकी जो जरूरियात है उनको पूरा किया जाएगा। तो खोसा साहब जरा इस पूरे मामले को आप हमें समझा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिमांडेड रिव्यू कहा था रेलेवेंट क्लॉजेस का, तो उसकी कहां तक पेशरफ्त हुई है? क्या पीछे कोई पेपर वर्क हो रहा है? क्या इस पर कोई तब्दीली या कुछ और इस वक्त ऑन द कार्ड्स है? देखें, असल में जब पहले किया था मोहतरम इमरान खान साहब ने बाजवा साहब की जब एक्सटेंशन का किया था जी सर, तो सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज हुआ, तो वो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपने बगैर किसी कानून के रूल के आपने कैसे एक्सटेंशन दे दी है, जब कानून में कोई ऐसी ज़ाब्ता नहीं है, कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है। तो इन्होंने कहा प्रेसिडेंट्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मुअत्तल भी कर दिया था उस ऑर्डर को, और फिर इन्होंने दूसरा निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको भी मुअत्तल कर दिया, और फिर इनके उस वक्त के जो वजीर कानून थे वो वजारत कानून का कलमदान को यानी मुस्ताफी होकर आके वकालत की उन्होंने जनरल बाजवा साहब की, और उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये तो आपको कानून साजी इसकी करना पड़ेगी कि एक्सटेंशन हो सकती है, आपको कानून साजी इसके बारे में करनी पड़ेगी। ठीक है। तो उसके बाद चुनाचे कानून साजी की गई और उसमें पार्लियामान के पास मामला आ गया जी सर, और 6 महीने की बाजवा साहब को एक्सटेंशन। सर पीएमएलएन पीपल्स पार्टी उस इशू के ऊपर सारे सब लोग तो यक जुबान थे। ठीक है, हम लोग मैं खुद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूं। हमने कहा था कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए किसी हालत में और किसी भी महकमे में, बाहर के अभी असूली तौर पर हमारा ये मौकफ था। लेकिन जब बाद में हमने अजीम तर कौमी मफाद में हमने अपनी जो हमारी तरामीम थी हमने वो वापस लेके मुत्तफिका किया, ताकि एक कंसेंसस डेवलप होकर इस चीज को कंट्रोवर्शियल ना बनाया जाए। ठीक है। तो ये मैं तवक्को करता हूं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी बड़ेपन का मुजाहिरा करेगी जो हमने किया है, और मिल बैठकर इन तमाम मसाइल। बिल्कुल सर, मेरा सवाल सर बड़ा स्पेसिफिक है खोसा साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया था रिव्यू, जो रेलेवेंट क्लॉजेस थी, क्या वो जो उनको कंप्लाई करना है उसका जो काम है वो हो रहा है? क्या वो उसका जो भी कानूनी तौर पे जो लवाजमात की जरूरत है उसका क्या स्टेटस है? नहीं, वो हमने कर दिया था, वो उसकी जो है देखें कानून साजी हो गई थी, लॉ बन गया था, जिसकी वजह से बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई। तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब ये क्यों कह रहे हैं कि विच शैल बी कंप्लाइड विद इन ड्यू कोर्स? अगर वो हो गया तो वो कह क्यों रहे हैं कि विच शैल बी कंप्लाइड विद? उनको देखिए, कोई अब बात ये है कि सीनियर असूल ये तय हुआ है जो कि सीनियर मोस्ट जो है उसको बनाया जाए, उनको बनाया जाए। देखिए, सभी जाहिर है कि उस चक्की से उस कुंदन की तरह वो जो है बन के आते हैं। जितने भी माशाल्लाह हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स बनते हैं, ये 3 स्टार बनते हैं, वो सभी माशाल्लाह उस चक्की से आके आते हैं। और हमारी तो बहुत हार्डन्ड जो है आर्मी है, वॉर टोन आर्मी है। आप देखें, ये 70-80 से जब से ये अफगानिस्तान इशू हुआ था पहली मर्तबा का, उस वक्त से लेकर आज तक हमारी आर्मी जो है बहुत ज्यादा कुर्बानियां दे रही है। 9/11
का तसलसल जारी रहा और उसके पास तो ज़रबे सर अज़ब क्या वगैरह अभी आज तक वो जो हमारी कंप्लायंस होनी है सर, वो रेलेवेंट क्लॉजेस की उस हवाले से बस मुझे बता दीजिए, वो हो गई है, होनी है? क्योंकि ख्वाजा साहब कहते हैं होनी है, आप कह रहे हैं वो हो गई भी है। देखें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि सीनियर मोस्ट, अब सीनियर मोस्ट एक जनरल साहब 19 को जा रहे हैं, एक 27 को रिटायर हो रहे हैं और बाजवा साहब 29 को हो रहे हैं। अब सीनियर मोस्ट अगर बनना है तो इसमें शायद कोई ऐसी चीज आ जाए कि भाई सीनियर मोस्ट के लिए कोई 2 दिन की एक्सटेंशन का शायद तसव्वुर किया जाए, लेकिन उसका भी रास्ता मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए वो कोई ऐसी तरमीम जो है नहीं होने जा रही और उसकी कंप्लायंस कि हम उसी के जो कानून सुप्रीम कोर्ट ही की हिदायत पर पार्लियामेंट ने बनाया था, जिसमें वो पीटीआई का बिल था, हमारा नहीं था सर। बिल्कुल, लेकिन सर माशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत में सर हमें भी मालूम है कि जो कंसेंसस है खास तौर पे पार्लियामेंट के अंदर वो बशाजो नादिर ही होता है सर। तो इसमें पार्लियामेंट की जो बसीरत को आप दे सकते हैं क्रेडिट अगर देना चाहें कि आप लोगों ने फैसला किया। पीटीआई बेशक बिल लेके आए लेकिन माशाल्लाह सबकी भरपूर सपोर्ट थी। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। फवाद हुसैन साहब की आज ट्वीट है चौधरी साहब की, और मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि ये पार्टी पॉलिसी की बात करें। उन्होंने कहा जी कि जो तकर्री के जिम्न में सदर ममलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। सिर्फ ये वाजे कर दूं, सदर ममलिकत जो भी कदम उठाएंगे इससे इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। अच्छा, ओपन एंडेड रखा है फवाद साहब ने। इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि सदर ममलिकत वही कदम उठाएंगे जो एक्सपेक्टेड है कि भाई जो भी है वो आगे मामलात होंगे। दूसरा ये कि खान साहब जो कहेंगे वो वैसा कदम उठाएंगे। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? देखें, हमारी अब बात यह है कि जो कहा गया है, फवाद ने जो कहा है, बुनियादी तौर पे यही है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो कि सुप्रीम कमांडर हैं पाक अफवाज के, वो तो कानून के मुताबिक उसको डील करेंगे, करना भी चाहिए कानून के मुताबिक। और जहां तक कि खान साहब का ताल्लुक है तो जाहिर है कि खान साहब हर उस कानून को सपोर्ट करेंगे, जो हर उस इकदाम को सपोर्ट करेंगे जो कानूनी हो, मावराए कानून या उसमें रद्दोबदल ऐसे करके कि जिससे उसकी स्पिरिट भी कंप्रोमाइज होती हो तो जाहिर है कि वो नहीं करेंगे। लेकिन उनका जो कहने का मकसद यही है कि आरिफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट हैं वो जो भी इकदाम करेंगे तो उसको जाहिर है कि पार्टी के जो हमारे जो पार्टी की जो सरबराह हैं हमारे, वो बहैसियत एक सबसे बड़ी पार्टी होने के वो उसको सपोर्ट करेंगे। खदशात थे ना आपके, खान साहब तो बड़े कहते रहते थे कि भाई किसका मैंडेट है लगाना या नहीं लगाना, जो इस बात पे तो चोर हो डाकू हो, यही आप कहते हैं ना, वो नहीं लगाना चाहिए। अब वो खदशात दूर हो गए। नहीं, देखिए इसमें इस वक्त 2 चॉइसेस हैं। इस पे हम बिल्कुल, ये तो एक आलमी प्रिंसिपल है ना, एक कि जिसमें कि जो शख्स जिसकी क्रेडिबिलिटी ना हो, जो कि कंप्रोमाइज्ड हो कानूनी तौर पे, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने जो भी उसकी ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, वो उस पर क्वेश्चन मार्क्स हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अदालतें कह रही हैं। उसकी कोई हैसियत होनी चाहिए। लेकिन अब तब्दील हो गया थोड़ा पॉलिटिकल, अब आप तो वेट एंड वॉच हो गए ना आपकी। अब देखें, अब मैं आपने कल अपने प्रोग्राम में एक टर्म यूज की थी जो कि मैं समझता हूं कि बड़ी एप्टली आपने यूज की थी, दैट मोर वी चेंज मोर वी रिमेन द सेम। ठीक है, अब जो ये बातें हम सुन रहे हैं कि जी ये होगा वो होगा, मैं ये समझता हूं ये सब कुछ हमारे पीछे है। इमरान खान वो अब इन सारे इश्यूज से आगे निकल चुके हैं क्योंकि कौम हमसे भी आगे निकल चुकी है। अच्छा, तो ये देखिए, ये जो तौर तरीके, जिस तरीके से ये चीजें होती आई हैं, चाहे वो आप तोशा खाना ले लो, कोई भी इश्यूज हो, अब देखें ये तय हो गया है कि इस निजाम के तहत ये मुल्क नहीं चल सकता। ये इस मोड़ पे आ गया है जिसमें कि हमने रीडिफाइन करना है चीजों को। हम अवाम के नुमाइंदे हैं। अवाम को जो ये प्रेसिडेंट सिस्टम है वो कीड़े मकोड़े भेड़ बकरियां समझता है। ठीक है, अगर वो उनको भेड़ बकरियां समझता है तो उनके जो नुमाइंदे हैं, चाहे हम अपने आप को बहुत कुछ भी कहें कि जी मैं सेनेटर हूं, ये कहें कि जी मैं MNA हूं, ये हूं वो हूं, ये सब ढकोसले हैं, ये फसाड है। फसाड के जरिए नहीं चल सकेगी। या इस मुल्क में प्योर डिक्टेटरशिप आनी चाहिए, या इस मुल्क में प्योर जमहूरियत आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चक्कर है कि जिम्मेदारी मेरी हो, जलील मैं हूं कि जी परफॉर्म आप नहीं कर सके, पावर कहीं और हो,
یہ اس سے چلے سر، نہیں چلتا۔ اس پہ پروگرام کو سیگمنٹ کو سمیٹتے ہوئے میں ایٹ لیسٹ یہ بات ضرور کہوں گی کہ اب پی ٹی آئی بھی جو ہے مور اور لیس اس معاملے میں کہ پاور کی ساتھ رسپانسبلٹی اکاؤنٹیبلٹی اس پہ معاملے میں پی ایم ایل این کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے قریب آگئی، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے اپنے دور حکومت ختم ہونے کے بعد۔ اب یہاں پہ ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے ارشد شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے۔ ہر روز وہاں پہ نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اب جو تحقیقات سامنے آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے باوجود بھی رانا ثناء اللہ صاحب کی جو یہ ایک ہارٹ لیس بیان ہے کہ ارشد صاحب کو کوئی تھریٹ نہیں تھا، یہ وہ ہر 2 دن بعد جو دیتے ہیں نا، یہ بڑا تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک جی۔ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے 24-25 دن گزر گئے ہیں، لیکن جو تحقیقات ہیں وہ بڑی ہی ایک سنیلز پیس سے چل رہی ہیں۔ لیکن تحقیقات ایسے کیوں نہ چلیں؟ کیونکہ جب ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ایک تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ ان کو لگتا ہی نہ ہو کہ کوئی خطرہ تھا کسی شخص کو، حالانکہ اس کو اپنی جان سے جانا پڑا، تو پھر وہ نیچے جاتے وہی سوچ، وہ اس میں تحقیقات کیا ہوں گی، رپورٹ کیا سامنے آئے گی۔ بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں، وہ ایک بار نہیں ہر 2-3 دن کے بعد ایک پریس کانفرنس میں یہ بیان داغ دیتے ہیں کہ ارشد شریف کو کوئی خطرہ نہیں تھا پاکستان میں۔ اس بارے میں مکمل کلیئرٹی ہے کہ یہاں پہ ملک میں بھی ایسے حالات یا خطرات قطعاً نہیں تھے کہ ارشد شریف صاحب جو ہے وہ ملک چھوڑ کے جاتے، اسی لیے وہ جانے پہ تیار نہیں تھے، انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ جائیں۔ پھر انہوں نے ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے فرمائشی تھریٹ الرٹ جاری کروایا۔ صرف دبئی سے نکالا جانا ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، کینیا جو ہے وہاں پہ بھجوانا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ۔ اس مین کردار نے اب وہ اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے کہ چور کا اتنا شور مچا دو کہ چور کی جو ہے وہ شناخت نہ رہے۔ اب ارشد شریف صاحب جو تھے اس ملک کے بیسٹ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے، اور وہ کوئی اتنے نائب نہیں تھے کہ کسی نے ان کو ایک فیک تھریٹ الرٹ دکھا دیا اور وہ اس کو سچ مان کے یہ سوچ بیٹھے کہ ان کو تھریٹ ہے۔ ارشد صاحب دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کے بیانات، ان کے ویلاگز، ان کی گواہیاں یہ ضرور ان کے پیچھے موجود ہیں۔ اور کیا خطرہ تھا، کس نوعیت کا خطرہ تھا، کتنی مرتبہ اس خطرے کا ذکر ارشد صاحب نے خود کیا، یہ ہم آپ کو انہی کی زبانی سنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری بات پہ تو شاید آپ کو یقین نہ ہو، لیکن جو مقتول ہے وہ تو جھوٹ نہیں بولے گا نا۔ یہ ذرا سنیے۔ انشاءاللہ جب یہ کیس ختم ہوگا تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ سارا سلسلہ شروع کیسے ہوا، ایک ہی وقت میں کون تھا، اور کچھ تو اتنی جلدی میں ایف آئی آرز ہوئیں، یہ ساری چیزیں شروع کہاں سے ہوئی تھی، وہ ایویڈنسز میں آن ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں، جس شخص کی طرف سے شروع ہوئے تھے وہ ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، اور جو دھمکیاں آئی تھیں میں نے آج آنریبل چیف جسٹس کے سامنے بھی رکھی۔ مجھے بھی سنگین دھمکیاں آئیں اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے، سرکاری دستاویزات میں بھی ڈاکومنٹڈ ہے کہ اس حوالے سے جو دھمکیاں دی گئیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، اس حد تک یہ لوگ کاروائیاں کریں، اور قصور کیا ہے، صرف بولتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اس کے تمام کردار جو ہیں، میں ایک ایک کردار کو تک پہنچ گیا ہوں کہ کون سے کردار نے اس میں کیا رول ادا کیا، وہ تمام نام بھی پہنچ چکے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ محترم چیف جسٹس صاحب، میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا، اور یہ خط جب میں نے آپ کو جب لکھا تھا، اس کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے معزز چیف جسٹس صاحب 12 جولائی 2022، اور یہ میں آپ کے سامنے اس خط کا یہ عکس رکھ رہا ہوں کہ میرے پاس انتہائی معتبر ذرائع سے یہ معلومات آئی ہیں کہ کچھ شرپسند عناصر انہوں نے مجھے جعلی مقدموں میں ملوث کرنے کا پلان بنایا ہے۔ تو معزز چیف جسٹس صاحب، یہ میں نے آپ کو 12 جولائی کو یہ خط آپ کو بھیجا تھا، اور اس میں نے استدعا کی تھی کہ مجھے انصاف چاہیے اور مجھے عدالت کی پروٹیکشن چاہیے۔ ارشد کے یہ جو بیانات ہیں، یہ گواہیاں، جو ڈاکومنٹیشن وہ کر کے گیا نا، یہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ تحقیقات کس نہج پہ ہو رہی ہیں، ہمیں کینین میڈیا کو بہت داد دینی ہوگی، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے کرٹیکلی اس ایشو کو دیکھا، ارشد کی اسیسینیشن کو، اور جو اہم سوالات اٹھائے
اس کی بیسس پہ آج ہم یہ کہہ رہے ہیں اور حکومت پاکستان بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک پلانڈ اسیسینیشن تھی. کینین میڈیا ان تحقیقات کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ برائن اوبایو صاحب جو کینیا کے سینئر صحافی ہیں اس ایشو کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان سے جو آئی تحقیقاتی ٹیم تھی وہ مخصوص ذہن بنا کر کینیا آئی تھی، اور تحقیقاتی ٹیم اپنا ذہن بنا کر آئی تھی اور اسی زاویے پر سوالوں کے جواب کی انہوں نے کوشش کی. پاکستان کی تحقیقاتی ٹیم معلومات کو اپنے ذہن کے مطابق جانچنے کی کوشش کرتی رہی. عمومی تاثر ہے کہ ارشد شریف کی موت جی ایس یو کی فائرنگ سے ہوئی. کینیا پولیس ایک زاویے پہ تحقیقات نہیں کر رہی بلکہ اس کا دائرہ وسیع ہے. کینیا پولیس کے مطابق ارشد شریف کی گاڑی پر فائرنگ کرنے والے زمین پر لیٹے ہوئے تھے. تفتیش میں سامنے آیا ہے کہ 2 گولیاں ایسے شخص نے چلائیں جو کھڑا ہوا تھا، اور تفتیش کے مطابق باقی ساری گولیاں زمین پر لیٹے ہوئے افراد نے چلائی تھیں. ارشد شریف کیس کے حوالے سے جو مزید تحقیقات ہوں گی اس پہ ہم کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور اپنے پلیٹ فارم پہ اس حوالے سے بات کرتے رہیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.